आज की क्लास में हम लोग थर्मोकपल स्टडी करेंगे। देखिए थर्मोकपल में होता क्या है, हम दो डिसिमिलर मेटल लेते हैं, और दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए पहला ये हो गया मेटल ए, एक दूसरा ये वाला है मेटल बी। तो एक जंक्शन यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ, दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। अब होगा क्या, अगर एक जंक्शन बहुत ठंडा है, कोल्ड है, दूसरा जंक्शन बहुत हार्ड टेम्परेचर पे रखा गया है, तो हो गया क्या, इससे अगर सर्किट क्लोज है तो इससे करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, अगर सर्किट ओपन है तो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है थर्मोकपल का कि हॉट और कोल्ड जंक्शन आप क्रिएट कर दिए तो आपको आउटपुट में क्या मिला, आइदर करंट और वोल्टेज। तो आउटपुट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, समझ गए। तो ऐसे में क्या है, जैसे जिस आपने क्या लिया, दो मटेरियल लेके ज्वाइन कर देना है, और एक आपका कोल्ड जंक्शन रेफरेंस पे रहेगा, 0 डिग्री ले लो, या अभी तो रेफरेंस चलिए हम 0 लेके चल रहे हैं, कोल्ड जंक्शन, ठीक है। जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है वो ये वाला जंक्शन ले जाके उसमें रख देना है, उससे टच करा देना है। मान लीजिए कोई बहुत आग जल रहा है, उसको मेजर करना है, तो ये हिस्सा उसमें जाके रख देना है, ठीक है। कोई भट्टी है उसमें आग जल रहा है तो ये पूरा जाके उसमें रख देना है, और ये हीट होगा तो आपको इसमें करंट देखने को मिलेगा। अगर ये कहीं से ओपन है तो आपको वोल्टेज मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिला, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये हॉट जंक्शन का, ये तो आप कोल्ड खुद से क्रिएट की हो, कोल्ड जंक्शन 0 डिग्री पे, तो T1 माइनस T2 ई प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, या इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा एक तरह से। तो इसका अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ई अपॉन डेल्टा टी, मतलब माइक्रोवोल्ट अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इसकी यूनिट हो जाएगी अल्फा की। तो इस इफेक्ट को कहते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक ने इसकी खोज किया तो सीबेक इफेक्ट ये कहलाया। सीबेक इफेक्ट में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज या करंट। होना क्या चाहिए, दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करना है, और एक हॉट जंक्शन रहेगा और एक कोल्ड जंक्शन, तो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ये आपका सीबेक, ये पूरा कॉन्सेप्शन आपका सीबेक इफेक्ट कहलाएगा। स्टेटमेंट यहां पढ़ ले, इफ टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंट एंड जंक्शन इज पुट एट डिफरेंट टेम्परेचर देन करंट विल फ्लो थ्रू इट, ठीक है। इफ सर्किट इज नॉट क्लोज देन ईएमएफ विल बी जनरेटेड। वही चीज है, ओके। इसी इफेक्ट को कहते हैं, इसी बात को जिन्होंने खोज किया वो सीबेक थे, इसको सीबेक इफेक्ट कहा जाता है, ओके। अब देखिए हमने क्रिएट क्या किया, कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन। हमें क्या मिला आउटपुट में, वोल्टेज। हमने बाहर से कोई बैटरी नहीं दिया है, तो इस तरह से ये ट्रांसड्यूसर क्या हुआ, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इसने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, तो ये ट्रांसड्यूसर हो गया। दूसरा चीज, इसको हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल में देखने के लिए हमें बाहर से कोई सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस तरह से ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल है। ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। पेल्टियर इफेक्ट क्या होगा, अब इसी को आपको उलट देना है, मतलब इसी बात को रिवर्स तरीके से कहना है कि अगर हम दो डिसिमिलर मेटल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, तो एक जंक्शन आपका हॉट बन जाएगा, एक जंक्शन बन जाएगा कोल्ड, तो ये कहलाएगा आपका पेल्टियर इफेक्ट। सीबेक की बात को पूरा रिवर्स कर दो। सीबेक में आउटपुट क्या मिल रहा था, वोल्टेज। यहां पेल्टियर में हम वोल्टेज देंगे और बाकी चीजें वही रहेंगी, कंस्ट्रक्शन वही रहेगा, दो डिसिमिलर मेटल रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको एक जंक्शन मिलेगा हॉट, दूसरा कोल्ड। दैट इज कॉल्ड पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज यहां पूरी लिखी हुई है। एक जंक्शन आपका हीट हो जाएगा, एक जंक्शन कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेल्टियर इफेक्ट कहलाएगा। अब देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक लॉज, थर्मो इलेक्ट्रिक से लेकर क्या क्या नियम है वो देखा जाए, ठीक है। पहला है, एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ए सिंगल होमोजीनियस मेटल इज इन इटसेल्फ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझिए, जैसे हमने क्या लिया, आउटपुट तभी आएगा
जब हमारे पास दो डिसिमिलर मेटल ज्वाइंट करोगे, ठीक है। यहां कह रहा है कि सिंगल होमोजीनियस ले रहे हैं, एक ही मेटल ले, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा ए और बी दो अलग अलग मेटल है, मतलब अंदर की उसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो डिसिमिलरिटी यही हुआ। तो दो अलग अलग मेटल ना लेकर के हमने सिंगल लिया, तो इससे हमें ईएमएफ नहीं मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगा। ओके, भले ही आपके जंक्शन है, भले ही आपने दोनों जंक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, अलग अलग टेम्परेचर पर है दोनों जंक्शन, बट दोनों अगर मटेरियल सेम है, मेटल सेम है, तो आपको वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगा। दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है, इसी को फिगर के हिसाब से समझा दे रहे हैं। हमने देखिए एक मेटल हमारा है ये इधर गया, दूसरा है हमारा बी ये वाला, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहां टी है डेल्टा टी है, T1 माइनस T2। अब ये कह रहा है कि अगर ये बीच में कहीं अलग टेम्परेचर पर है ये, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्यों, कुछ इस पे ओवरऑल जो ईएमएफ आ रहा था वो केवल डिपेंड होगा T1 और T2 पे, क्योंकि ये देखिए ये यही T1 और T2 जो है, जंक्शन तो ये है ना, यहां जो T3 है इस पॉइंट पर कोई ऐसा तो है नहीं कोई जंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल ईएमएफ पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कुछ ईएमएफ को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से उसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो T3, इसका कहने का मतलब ये है कि T3 वायर में कहीं टेम्परेचर आपने T3 क्रिएट कर दिया, तो इसका ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जंक्शन नहीं बन रहा ना, यहाँ कोई जंक्शन है नहीं, तो ईएमएफ कुछ कोई मतलब नहीं ईएमएफ का। ओके, तो ये हुआ सेकेंड लॉ, इसको पढ़ लेते हैं। A thermoelectric EMF is produced when the junction of two dissimilar homogeneous metals are kept at different temperature। ये तो ठीक है। This EMF is not affected by temperature gradient along the conductor as shown in the figure। वही चीज, ठीक है। T3 और T4 होने से ओवरऑल हमें जो आउटपुट मिल रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल। इंटरमीडिएट मेटल, देखिए ये फिगर देखिए इंटरमीडिएट वाले केस का। ये देखिए हमने एक वायर ये लिया और दूसरा ये हमारे पास। इंटरमीडिएट मतलब बीच में हमने काट करके इसमें हमने ये हमारा दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हमारा मेटल ये था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। फिर हमने क्या किया, बीच में हमने कोई और एक मेटल ले लिया, ये लो, ये कलर ले लिया ये। तो हमने क्या किया, बीच में हमने कोई और मेटल लगा दिया इतने पे, ठीक है, ये वाला ये। तो इसका मान लीजिए टेम्परेचर इस जंक्शन पर अब जंक्शन तो बन जाएगा ना, क्योंकि ये मेटल अलग हो गया और ये मेटल अलग है, तो J3 बन गया और इधर क्या बन गया J4। ये मेटल अलग है, ये मेटल अलग है, ठीक है। बट ये पूरे जो है ये स्ट्रक्चर जो है सेम टेम्परेचर पर है, ये भी T3 पे है और ये भी T3 पे है, तो जो है EMF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? मान लीजिए हमने थर्मोकपल के लिए जो मेन मटेरियल यूज किया था, जो ग्रीन और रेड से दिखाया गया है, वो बहुत महंगे हैं, तो हम बीच में सस्ते वाले मेटल यूज कर लेंगे, सस्ते वाले वायर यूज कर लेंगे और हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है, इन ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर होमोजेनियस मेटल हैविंग द जंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो जंक्शन है डिफरेंट टेम्परेचर पे है, द EMF डेवलप्ड विल नॉट बी अफेक्टेड, जो आउटपुट आपका आएगा वो प्रभावित नहीं होगा व्हेन ए थर्ड होमोजेनियस मेटल इज मेड ए पार्ट ऑफ द सर्किट। मतलब हम बीच में कोई तीसरा मटेरियल या तीसरा मेटल का वायर यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिस्पांस में आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट द जंक्शन of its two junction, the temperature of its two junctions are same। मतलब
ये है प्रोवाइडेड का क्या मतलब हुआ, ये देखिए कंडीशन ये है कि ये J3 और J4 जो जंक्शन बना है वो सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, अदरवाइज ये हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट आ जाएगा ना, इसलिए J3 और J4 जो है सेम टेम्परेचर T3 पे होनी चाहिए। तो आपका ओवरऑल जो ये J1 और J2 की वजह से जो मिल रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं कि लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल, इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल। तो इसका बहुत अच्छा यूज है कि मान लीजिए ये और ये काफी महंगे हैं वायर, तो ये सस्ता वाला बीच में यूज करके हम बढ़िया अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई प्लांट में हमें ईएमएफ नोट करना है, तो ये वाले वायर, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और प्लांट जहां है वो दूर है और हम थोड़ी दूर पे हमें रीडिंग लेनी, मतलब हमारा जो रूम है वो दूर है, तो ये हम एक्स्ट्रा वायर लगा के आराम से अपने केबिन तक ये ला सकते हैं, वहां से सीधे वोल्टेज नोट कर सकते हैं। ओके भाई, ये तो जिस बॉडी का टेम्परेचर नोट करना होगा वो सीधे इसके टच में रहेगा ना, ये तो टच में रहेगा। और ये वायर मान लीजिए महंगे हैं तो इतना बड़ा तो ले नहीं पाएंगे, बाकी हम एक्सटेंशन ये एक्स्ट्रा वायर यूज कर लेंगे जो सस्ते वाले हैं, और अपना आराम से वोल्टेज हम देख सकते हैं, चाहे जितना बढ़ा लीजिए। तो ये इसका काफी यूज है। और एप्लीकेशन देखिए, तो यही है टू जंक्शन, जो दोनों जंक्शन बन रहे हैं एक्स्ट्रा वायर यूज करने से वो सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स। नेक्स्ट इसी का और एप्लीकेशन देखिए, इंटरमीडिएट मेटल। देखिए हमने क्या किया, हमने ए और बी वायर यूज किया है, तो ईएमएफ आ गया ईएबी। यहां तो इस वाले में हमने बताया ईएमएफ में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वायर यूज कर रहे हो उसके दोनों जंक्शन सेम टेम्परेचर पे हैं। अब यहां हम बता रहे हैं कि हमने ए और बी मेटल लिया, ईएमएफ आया ईएबी, पहला आ गया। दूसरा देखिए बी और सी मटेरियल लिया तो हमारा ईएमएफ आ गया ईबीसी, ये दूसरा केस आ गया। अब कह रहे हैं कि ए और सी अगर लें तो हमारा ईएमएफ आएगा ईएसी डेफिनेटली, और ये सब सेम है, T1 T2 हर के लिए वही है। तो हम देखते हैं मिलता क्या है, ईएबी प्लस ईबीसी इक्वल टू ईएसी, ठीक है। ओवरऑल जब जोड़ देखोगे आप एल्जेब्रिक सम, तो ईएबी प्लस ईबीसी इक्वल टू ईएसी। ओके, बाकी कंडीशन जो फिगर में दिख रहे हैं वही होनी चाहिए, दोनों जो हॉट और कोल्ड जंक्शन है तीनों केस के लिए सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स। इसको ये बता दिए हैं। फाइनली आ गया आपका ईएसी इक्वल टू ईएबी प्लस ईबीसी। तो इसी को स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द थर्मल ईएमएफ ऑफ any two homogeneous metals with respect to another is the algebraic sum of their individual EMFs with respect to a third homogeneous metal। तो EMF A with respect to B हो गया EAB, EMF of B with respect to C EBC, EMF of A with respect to C EAC। तो आ गया EAB प्लस EBC इक्वल टू EAC। तो ये समझना बस ज्यादा इजी है, बाकी ये तो स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए तो ज्यादा सही है। समझने के लिए ये है कि ए और बी का ईएमएफ हो गया ईएबी, बी सी का ईबीसी, तो वो सम हो जाएगा इक्वल टू एल्जेब्रिक आ जाएगा ईएसी के इक्वल टू। तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट मेटल का और क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इंटरमीडिएट मेटल हमने उसमें क्या किया, एक थर्ड मेटल यूज किया सी। अब टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर में हम अभी दो टेम्परेचर देखिए हमारे पास है T1 T2, हम एक थर्ड टेम्परेचर मतलब तीन टेम्परेचर, अभी तक तो हमने देखिए दोनों जंक्शन हमारे सब सेम थे, तो यहां तीन टेम्परेचर हमारा आ गया। तो देखिए पहला केस ये है, ये यहां से यहां तक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाले केस में देखिए
जंक्शन J1 है, जंक्शन J2 है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, मटेरियल A है, मटेरियल B है। तो A और B की वजह से जो ईएमएफ मिला उसको नाम दिया E1। वो क्यों हो रहा है? T1 और T2 की वजह से। ऐसे और स्ट्रक्चर बनाइए, मटेरियल यहाँ है, मेटल वही हो गया, मतलब जो थर्मोकपल है वो नहीं चेंज हो गया, वो नहीं चेंज होगा। A प्लस मेटल है, यहाँ B माइनस है, बट जंक्शन अब यहाँ T2 और T3 के बीच टेम्परेचर निकाल लो, जंक्शन अलग अलग है, तो ईएमएफ आ गया E2। तो ये टेम्परेचर T2 और T3 की वजह से जो ईएमएफ आया वो हो गया E2। तो ये कह सकते हो J2 और J3 की वजह से जो ईएमएफ है वो E2 है। अब देखिए, अब ओवरऑल आप देख क्या रहे हो, अगर सेम स्ट्रक्चर रखो A और B मेटल A को A पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B को मेटल B माइनस, मतलब एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है। तो अब ये जंक्शन आपका है T1 पे, ये वाला है T3 पे, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ आएगा E3 इक्वल टू हो जाएगा ये वाला और ये वाले का सम, क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ देखिए T3 है और यहाँ वाला T1 है। तो मतलब T1 और T3 टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ईएमएफ मिला E3 वो इक्वल होगा T1 और T2 की वजह से ईएमएफ प्लस T2 और T3 की वजह से ईएमएफ का योग। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। अब लिखा है फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड टेम्परेचर का ईएमएफ and thermal EMF produced when the same circuit exists between second and third, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच का EMF प्लस सेकेंड और थर्ड टेम्परेचर की वजह से जो EMF आया वो इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड टेम्परेचर की वजह से EMF के। तो ठीक है, ये जैसा स्टेटमेंट है वैसे इसमें कहना है, मतलब अब आपका हो गया E3, यहां 3 हो जाएगा, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 हो गया EMF बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस T1 एंड T2, E2 हो गया थर्मल EMF बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस T2 एंड T3 इक्वल टू E3 क्या है? EMF बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस T1 एंड T3। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मतलब लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल और लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ये दोनों जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट कंटेनिंग टू और मोर थर्मोकपल। अब कह रहा है एक कोई सर्किट है जिसमें दो या दो से ज्यादा थर्मोकपल्स यूज हो रहे हैं, तो उनका जब एल्जेब्रिक सम करोगे, अगर सब सेम टेम्परेचर पे है, जो जंक्शन है वो सब सेम टेम्परेचर पे है, तो ओवरऑल ईएमएफ आ जाएगा 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट कंटेनिंग टू और मोर थर्मोकपल्स ऑल एट सेम टेम्परेचर इज 0। डेफिनेटली अगर सेम टेम्परेचर पे है जंक्शन तो ईएमएफ का समेशन आ जाएगा 0। 6 देखिए, इसमें यह बताया गया 6 में एक वायर ये है A, एक वायर है ये आपका B, देखिए काफी डार्क किया गया है B की कलर हम ग्रीन कर, ये दूसरा वायर है B। अब बीच में हमने क्या किया, अब यहां से अगर देखोगे तो वोल्टेज मिलेगा इस और इस पॉइंट पे, हमने बीच में क्या किया, फिर ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन बना दिया, B हमने यहां ले आया, B को ग्रीन से दिखा रहे हैं, फिर हमने A ले आया, A आ गया, फिर रेड से, A को हमने रेड से दिखा दिया। अब देखिए ये अगर इसको मिलाया जाए, ये वाली लाइन यहां, तो ये जंक्शन बना, ठीक है, ये टेम्परेचर T2 पे है, ये जंक्शन बना, ये टेम्परेचर T2 पे है, ये जंक्शन बना, ये टेम्परेचर T2 पे है, बाकी ये T1 और ये अलग है T2।
तो T1 और T2 की वजह से तो ईएमएफ आएगा, बट ये जो जंक्शन है यहाँ ये दोनों जंक्शन सेम टेम्परेचर पे हैं, तो इस तो ये जो ये और ये कह सकते हो, तो इनका जो है नेट इफेक्ट कोई मतलब नहीं रहेगा, एडिशन में कोई यूज नहीं होगा। मतलब ये ओवरऑल जो ईएमएफ निकला T1 और T2 की वजह से, उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, यही बात यहां कही गई है। नेट ईएमएफ ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग टू और मोर थर्मोकपल्स इज अनअफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ मोर थर्मोकपल्स एट सेम टेम्परेचर। जब भी आप थर्मोकपल ऐड करोगे, अगर उनके जंक्शन सेम टेम्परेचर पे हैं, ये हो गया ये जंक्शन, तो ये नेट ईएमएफ में इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, अगर ये सेम टेम्परेचर पे नहीं होते तो अच्छा खासा एडिशन में मिल जाता है। तो ये है, हमने 6 नियम देखे हैं जो थर्मोकपल के हैं, ठीक है, थर्मोकपल से रिलेटेड या थर्मो इलेक्ट्रिक लॉज इसको कहते हैं। नेक्स्ट आइए, थर्मोपाइल। थर्मोपाइल क्या है? मान लीजिए एक थर्मोकपल आपने यूज किया, तो आउटपुट क्या है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब वो है कम, एक थर्मोकपल की वजह से जो आउटपुट आ रहा है E इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, वो आपको कम मिला, आपको उसको बढ़ाना है, तो आप क्या लगाओगे? जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कई रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर देते हो, वैसे थर्मोपाइल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉल थर्मोकपल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे मेन पॉइंट है, यहां सीरीज में कनेक्ट करोगे ताकि उनके जो ईएमएफ हैं वो जुड़ जाएं और हमारी सेंसिटिविटी, आउटपुट बढ़ गया ना, ईएमएफ इक्वल टू हो गया इंडिविजुअल सबका सम, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एक का ऐसे आ गया, ऐसे दूसरे का सबका ऐड आ जाएगा, समेशन आ गया यहां सबका एडिशन, तो ईएमएफ इंक्रीज हो गया। तो ईएमएफ इंक्रीज हो गया, आप बोल सकते हो सेंसिटिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो थर्मोपाइल क्या है? कई थर्मोकपल को आपको सीरीज में ऐड करना है ताकि आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर पाओ। तो अब देखिए सीरीज में कैसे ऐड होंगे। देखिए दो टर्मिनल, ये हो गया ये आप आउटपुट लेने का, अब यहां से आया कॉपर वायर, आयरन वायर, इधर ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे जुड़ते चले जाओ, कॉपर आयरन, उसके बाद कॉपर आयरन, कॉपर आयरन, कॉपर आयरन, यहां आए, फिर चलते रहिए कॉपर आयरन। अब बाद में यहां आए ये यहां से वायर आ गया, ये इधर निकल गया। अब ये ध्यान देना है कि जो दो मेटल बन रहे हैं, मान लीजिए अभी एक ले लीजिए, केवल कॉपर आयरन दो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इतनी ही भाग देखिए, अगर इतना ही, तो इसमें क्या है, एक जंक्शन हॉट रहेगा, एक जंक्शन जिधर कुछ नहीं है उसको हम कोल्ड मानेंगे, तो यहाँ आपको वोल्टेज मिलेगा। अब ये या तो यहां से देख लीजिए, तो ऐसे जितने आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, एक जंक्शन हॉट पे रहेगा, दूसरा साइड जिधर राइट साइड वाला ले लो तो वो आपका कोल्ड पे रहेगा, मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना वो इधर टच में रहेगा, वो हॉट जंक्शन इधर हो गया, बाकी राइट साइड आप कोल्ड मान सकते हो, इसको कोल्ड रखना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और वो आउटपुट एडिशन में होगा क्योंकि ये सीक्वेंसली ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐड हुआ, एक जंक्शन का ईएमएफ ये, एक जंक्शन का ईएमएफ ये, इस जंक्शन का ईएमएफ, इस जंक्शन का ईएमएफ, तो इस तरह से भाई ये ईएमएफ क्या है, इसका टेम्परेचर और इधर साइड का, इधर जो जंक्शन बन रहा है उसके टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। हॉट जंक्शन ये हो गया, हॉट माइनस कोल्ड इंटू अल्फा। तो इस तरह से सीरीज में लगा करके हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। यही लिखा, इन द अबव फिगर वन साइड इज हीटेड अदर साइड इज कूल्ड, द रिजल्टिंग टोटल आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू द सम ऑफ जंक्शन वोल्टेज डिफरेंशियल्स। मतलब वही अल्फा इंटू डेल्टा टी एक का आया, ऐसे सबका अल्फा इंटू डेल्टा टी सबका अपना इंडिविजुअल आता रहेगा और वो आपका आउटपुट आ जाएगा सम करके सबका। देखिए बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या है? इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द हीट एंड रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। ये टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड ही इंस्ट्रूमेंट है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड डिटेक्टिंग हीट एंड रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मेजरमेंट और पावर मेजरमेंट।
यूज्ड फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, तो इस तरह से आप बता सकते हो हीट मेजर करेगा, रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव मेजर करेगा, या एनर्जी मेजर करेगा, पावर मेजर करेगा, इंसिडेंट फोटॉन का पावर मेजर करेगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पावर मेजर करेगा। इस तरह से इतने पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए हमने थर्मोकपल पढ़ा तो एक मेटल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इनको बस जोड़ देना है, जंक्शन बन गया। एक कोल्ड पे रखोगे, एक हॉट पे, इसमें आपको कुछ भी लगाओगे मल्टीमीटर या जो, तो आपको करंट देखने को मिलेगा। अब ये मेटल और ये मेटल अलग होने चाहिए, डिसिमिलर होने चाहिए, सब पूरी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। तो ऊपर वाला जो है उसको एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे वाले को निगेटिव मेटल। तो पहला ऐसे फर्स्ट लिखते हैं, बीच में डैश करके, जैसे ए मान लीजिए है, ऐसे डैश करके बी लिख देते हैं, ए डैश बी। तो अब देखिए किस कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड थर्मोकपल है। स्टैंडर्ड थर्मोकपल मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, जैसे स्पेसिफिक, जैसे टाइप हमने दे दिया टाइप टी। तो टाइप टी किससे बना है? कॉपर और कांस्टेंटन, मतलब ए आपका हो गया पहला मेटल कॉपर पॉजिटिव वाला, बी कांस्टेंटन। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन है। पहला है मटेरियल कॉपर कांस्टेंटन, इसको कहते हैं टाइप टी, इसकी रेंज है -200 से 371 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर कांस्टेंटन टी हो गया। दूसरा आयरन कांस्टेंटन जे, -190 से 760 डिग्री सेंटीग्रेड, 760, कॉपर कांस्टेंटन, आयरन कांस्टेंटन। क्रोमेल एलुमेल, इसको टाइप के बोलते हैं, -190 टू 1260 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रोमेल एलुमेल। फिर अगला है क्रोमेल कांस्टेंटन टाइप ई, -100 टू 1260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चार हो गए टी जे के ई, कॉपर कांस्टेंटन, आयरन कांस्टेंटन, क्रोमेल एलुमेल, क्रोमेल कांस्टेंटन। अगला पांचवा देखिए प्लेटिनम रोडियम, पहला जो रहेगा ए वो हो गया प्लेटिनम रोडियम, जहां प्लेटिनम 87% है, रोडियम है 13%। फिर दूसरा जो मेटल बी है वो है प्लेटिनम, मतलब ये मिक्सचर है प्लेटिनम और रोडियम का, और ये प्योर प्लेटिनम है, तो इसको टाइप आर बोलते हैं। ये है, इसका रेंज जो रहेगा टेम्परेचर मेजरमेंट का 0 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है प्लेटिनम रोडियम, इसमें प्लेटिनम रहेगा 90 डिग्री, अरे सॉरी 90%, दूसरा है रोडियम 10%। तो प्लेटिनम रोडियम एक हो गया, फिर प्लेटिनम दूसरा मेटल है, तो ये हो गया ए, दूसरे को नाम दीजिए बी। ए और बी आपका हो गए, क्या बन गया? एस, टाइप एस। टाइप एस में आपका क्या मिलेगा? रेंज वही रहेगी 0 से 1482। ठीक है, तो कभी कभी ये आपको पूरा टेबल याद रहना चाहिए, किसकी रेंज कितनी है, कौन टाइप, टाइप टी क्या है, कॉपर कांस्टेंटन, टाइप जे क्या है, सब पूरा याद रहना चाहिए। उसके बाद अगला देखिए, पॉजिटिव हो गया आपका टंगस्टन रेनियम, टंगस्टन है 95%, तो 5% रेनियम हो गया। फिर दूसरा मेटल बी हो जाएगा निगेटिव वाला, टंगस्टन 72%, रेनियम 26%, 72 और 26 जोड़ोगे आ गया 100%, नहीं अच्छा 2% कोई और मटेरियल होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, बस हमें टंगस्टन रेनियम से मेन मतलब है। ठीक है, 72 और 26, तो टंगस्टन 72%, रेनियम 26%। अब देखिए टंगस्टन हमें पता है बल्ब में यूज होता है ना, क्यों यूज होता है? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली बहुत हाई रेंज के लिए इसीलिए यूज होता है, 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर करता है। अगला देखिए, इसका हमने नहीं लिखा है, उतना कोई यूज में नहीं है, मेन यही टाइप ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये इतने याद रहने चाहिए ये वाले टाइप, बाकी इसका कोई वो नहीं है। रोडियम इरिडियम, प्लस वाला हो गया, ए मेटल हो गया रोडियम इरिडियम, दूसरा बी हो गया इरिडियम, इसका रेंज है 0 डिग्री से 2100 2100 डिग्री 2100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से ये पूरे टेबल में हमने सीखा, इस पूरे टेबल में हमने सीखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल कौन कौन से हैं, मतलब थर्मोकपल बनाने के लिए मेटल ए हम उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, मेटल बी को नेगेटिव मेटल बोल रहे हैं। तो ये पूरी टेबल में हमने ये सीखा कि टाइप के, टाइप जे, टाइप टी, टाइप ई, आर एस क्या है, उनकी रेंज क्या है। ठीक है,
तो इस पूरे टेबल में आप देखिए सबसे ज्यादा रेंज किसकी है, कैसे याद रखोगे? सबसे ज्यादा रेंज है 0 से 2600। तो कैसे याद रखो? टंगस्टन जो है वो सबसे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए टंगस्टन ही सबसे हाई रेंज देगा। ओके, टंगस्टन रेनियम या टंगस्टन, दूसरा हो गया टंगस्टन रेनियम, बस कॉम्बिनेशन अलग है। ये देखिए 95 और ये 5 का है, ये 72 और 26, 72 और 26 का। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करता है। तो अब देखिए सबकी रेंज भी अलग अलग है, कम रेंज वाले हैं ये सब शुरू के, ज्यादा रेंज वाले जैसे जैसे इधर आओगे इसमें सबसे ज्यादा इसकी रेंज बढ़ रही है, इधर वाले हाई रेंज वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल है ये चीज। अब देखिए टाइप जे में देखिए क्या है, टाइप जे की सेंसिटिविटी है सबसे अच्छी, कैसे याद रखोगे? और टाइप एस की सेंसिटिविटी है वर्स्ट माने सबसे खराब। जे की देखिए 0.05 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी एस की क्या है 0.006 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। जे क्या है ये वाला, और एस क्या है ये, एस वाला सबसे खराब है सेंसिटिविटी और जे वाला सबसे अच्छा है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? आइए देखिए, इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर होता है क्योंकि उसको बेस्ट दे देना है। ठीक है, और इंडिया के मैप में नीचे साइड साउथ इंडिया, कोई भी मतलब उसको एस से नाम होता है ना, साउथ एस से होता है, तो उसको समझ लीजिए एस से आ गया टाइप एस, तो उसको समझ लीजिए उसकी सेंसिटिविटी उस एस से आ गया तो वो सेंसिटिविटी नीचे है, तो उसको डाउन मतलब उसकी सेंसिटिविटी कम है। इस तरह से भाई मैप में जे फॉर टाइप जे हो गया, मैप में साउथ इंडिया सबसे नीचे, तो उसको कम कर देना, उसकी सेंसिटिविटी डाउन रहेगी, सबसे कम रहेगी, और जे सबसे ऊपर है मैप में तो वो बेस्ट में आ जाएगा सबसे ज्यादा। तो इस तरह से याद रख सकते हो। और इस टेबल को याद करने का और तरीका है, जैसे ये टाइप, देखिए इसको कैसे याद रखना है। एक लाइन है देखिए, तब जा के एक रास्ता सूझा, तब जा के सूझा, तब जाके एक रास्ता सूझा। देखिए तब मतलब टी, जाके मतलब जे, के मतलब के हो गया, एक कोई है नहीं, रास्ता एक हो गया, ई के एक, रास्ता हो गया आर, और सूझा हो गया। तो इस तरह से एक हिंदी की लाइन, तब जाके एक रास्ता सूझा, तो अब जितने वर्ड है तब होता है ता, तो टी आ जाएगा यहां। तो तब जाके एक रास्ता सूझा, टी जे के ई आर एस, ये लाइन याद रहेगी तो आप 6 थर्मोकपल के नाम मतलब टाइप तो दिमाग में रहेगा, बाकी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तब जाके एक रास्ता सूझा, टी जे के ई आर एस, तब जाके एक रास्ता सूझा, टी जे के ई आर एस, टी जे के ई आर एस। तो उसमें एस वाला सबसे लो सेंसिटिविटी और जे वाला सबसे हाई सेंसिटिविटी, ये आपको याद रखना है। देखिए तब को कैसे लिखोगे, टी ए बी, तो ये तब का इसी तरह इंग्लिश में इस तरह लिखना है, तब टी आ गया, ऐसे जाके जे जा हो गया तो जे आ गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, अब देखिए मेजरमेंट में होता क्या है, जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो आपको क्या है, एक रेफरेंस जंक्शन रखना है और एक जो जिसका टेम्परेचर मेजर करना है वो रखना है। भाई यही तो है। भाई ये कोल्ड हो गया 0 डिग्री और ये हॉट हो गया जिसका
जिसका टेम्परेचर आपको निकालना है। तो अगर ये 0 है तब तो ठीक है, इसके डिफरेंस की वजह से आपका ईएमएफ आ गया और आपको एक टेबल मिलेगा। जैसे मान लीजिए टाइप टी ही कर रहे हैं आप, जैसे अपनी लैब में तो टाइप के रखा हुआ है, चलो क्रोमेल एलुमेल ले लें, टाइप के रखा हुआ, तो आपको उस टेबल पे आपको दिया होगा कि इस ईएमएफ पर ये टेम्परेचर है, तो आप ईएमएफ देखोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, ऐसे खींचोगे, ये टेम्परेचर और ईएमएफ का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, मतलब इतने ईएमएफ पे ये टेम्परेचर है, तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, वो जो टेबल बनी हुई है वो रेफरेंस 0 लेके किया गया है। तो कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन क्या है कि रेफरेंस 0 बनाना बहुत डिफिकल्ट है भाई। लैब में जीरो बनाने का मतलब आप वहां बर्फ रखते रहो, एक साइड आप बर्फ रखो, तो वो बनाना बहुत मुश्किल है। तो उसको कंपेंसेट करने की क्या टेक्निक है ये देखा जाए। अगर आप 0 नहीं दोगे, दिक्कत क्या है कि ये जो हमें टेबल मिलती है टाइप के या किसी भी टाइप की, वो रेफरेंस 0 लेके दिया रहता है ईएमएफ और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, कि इस ईएमएफ पर अगर ये ईएमएफ मिल रहा है तो टेम्परेचर इतना होगा, ये ईएमएफ मिल रहा है तो ये टेम्परेचर होगा, तो वो रेफरेंस 0 लेके दिया रहता है। तो अगर आपका ईएमएफ 0 नहीं है, मान लीजिए 0 नहीं है, यही केस लीजिए, इसको 0 हटा के कुछ और टेम्परेचर कर दीजिए, यहां ले लीजिए, ये लिखा हुआ है फिगर, चलिए इसको देखिए। अगर टेम्परेचर 0 नहीं है, ये 0 होना चाहिए था, तो 0 और T1 की वजह से ये पूरा ईएमएफ मिलता, ये वाली लाइन को यहां से यहां तक मिलती। ईएमएफ 0 नहीं है तो मान लीजिए T2 है और ये हाई टेम्परेचर T1 है, तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको इतने का ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि ईएमएफ है अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी हो गया T1 माइनस T2, होना क्या चाहिए था, T1 माइनस 0 होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पोर्शन है आपका, इतना ईएमएफ जो है मिसिंग है, समझ रहे हो। आप में एरर क्या आएगा, इतने का, क्योंकि आप टेबल जो देखोगे वो रेफरेंस बना है 0 लेकर के, और आपका रेफरेंस जंक्शन है T2 टेम्परेचर पे, तो आपको एरर कितने मिलेगा, E2 का जो ईएमएफ है वो उतना एरर आएगा, तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, आप जो टेबल से नोट करोगे टेम्परेचर वो गलत आएगा। तो उसको कंपनसेट करने का तरीका क्या है कि आइस तो आप लगा नहीं सकते हो, हमारी तो मजबूरी, हम इस साइड आइस नहीं रखेंगे, मान लीजिए हम इस साइड T2 रखे हैं, तो हमें एरर कितना मिला, 0 और T2 का जो डिफरेंस है उतना ईएमएफ हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0 और T2 हमें रेफरेंस बस पता होना चाहिए, जैसे रूम टेम्परेचर पे रेफरेंस आपको पता है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आपको पता हो गया T2 है 25, रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हॉट जंक्शन है, कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो हम निकालेंगे। T2 हमारा हो गया रूम टेम्परेचर, अब 0 से रूम टेम्परेचर तक का जो ईएमएफ आएगा वो हम टेबल से देख लेंगे, कैसे, 0 और T2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, T2 माइनस 0, T2 माइनस 0 इंटू अल्फा, तो अल्फा दिया रहता है कितनी सेंसिटिविटी है, तो ईएमएफ हमें पता चल गया, क्योंकि T2 हमें रूम टेम्परेचर पता, तो ईएमएफ जो इधर वाला आएगा T1 और T2 की वजह से E1 जो आया था उसी में ये ईएमएफ ऐड कर दोगे, तो टोटल ईएमएफ अब आपका आ गया E1 प्लस E2, E2 था रूम टेम्परेचर और हॉट जंक्शन की वजह से ईएमएफ, सॉरी E1 ये लिखा हुआ है, E1 जो है रूम टेम्परेचर और हॉट जंक्शन की वजह से ईएमएफ आया था, E2 आया था 0 डिग्री रेफरेंस जंक्शन और T2 जो रूम टेम्परेचर है उसकी वजह से जो ईएमएफ, यही हमें ऐड करना पड़ेगा E2। अगर E2 नहीं ऐड करोगे, अब आपका जो फाइनल आया ईएमएफ ये आ गया, अब आप जो टेबल से देखोगे तो इसकी वजह से आप जो टेम्परेचर आएगा वो आपका करेक्ट आएगा। तो यही है कंपनसेट करने का तरीका। कंपनसेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है इसको 0 डिग्री पे रखना, अगर 0 डिग्री पे रख रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 0 नहीं रख रहे हो तो 0 पे ना रख करके आप T2 पे रखे हो, तो एरर कितना आया, 0 और T2 की वजह से जो ईएमएफ आता उतना एरर आ रहा है, तो उतना ईएमएफ आपको जो आपकी रीडिंग आई है 0 ना रखने पर उतना ईएमएफ आप इसमें ऐड कर दोगे। अब आप टेबल से देखोगे कि जो ईएमएफ आया, अब उसके हिसाब से आप टेम्परेचर देखोगे, ये हो गया कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, ईएमएफ हो गया टोटल, ईएमएफ ड्यू टू T1 एंड T2, तो ये हो गया E1, और बाकी ईएमएफ ड्यू टू T2 एंड 0 डिग्री, ये हो गया E2। तो अब आपका ईएमएफ आ गया E1 प्लस E2, अब E1 प्लस E2 आ गया, ये
ईएमएफ आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप जब देखोगे टेबल से ईएमएफ और जो टेम्परेचर का टेबल दिया रहेगा किसी भी टाइप का, मान लीजिए टाइप के ही है, तो अब आपका जो ईएमएफ आया वो सही है, करेक्टेड हो गया। अब करेक्टेड हो गया तो अब आपका जो टेम्परेचर मिलेगा वो आपका करेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस तरह से हम कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने थर्मोकपल सीखा कि थर्मोकपल क्या है, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो थर्मल हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन हम एक टू डिसिमिलर मेटल लेते हैं और हॉट और कोल्ड जंक्शन क्रिएट करते हैं, तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह से ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर को सीधे सीधे कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल या वोल्टेज में। कई टाइप हैं इसके, टाइप टी, जे, के, ई, आर, एस, सबके अपने रेंज है। हाईएस्ट रेंज आपका टंगस्टन रेडियम पॉजिटिव, दूसरा टंगस्टन रेडियम नेगेटिव, ये मेटल का है जिसकी रेंज होती है 0 से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हाई सेंसिटिविटी है जे, ठीक है, और लो सेंसिटिविटी है हाई सेंसिटिविटी टाइप जे की, यहाँ आपको लिखा हुआ, और लो सेंसिटिविटी है टाइप एस की। इस तरह से यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।